नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में मैंने सेल यूनिट सेल चैप्टर के वीडियोस आपके सामने रखे थे। उसी सीरीज में आज आपको पढ़ना है सेल शेप, साइज और इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे प्रोटोप्लाज्म। पिछली क्लासेस में मैंने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर रखा था आपके सामने। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं। लेकिन जब आप सभी वीडियोस सीरियल में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये आज आपका लेक्चर 5 है, जिसमें आपसे डिस्कस करेंगे हम सेल साइज। सबसे पहले आपको सेल साइज यानी सेल का आकार क्या होता है, किस आकार की कोशिका होती है। तो सामान्य तौर पर जो सेल देखी गई है उनमें 0.5 से लेकर 20 माइक्रोन तक, यानी 0.5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन तक की सेल देखी गई है। जनरली आमतौर पर 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की सेल देखी गई है, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी सेल हैं जिनकी साइज वेरी करती है, कम होती है, ज्यादा होती है। जैसे अब तक की जो देखी गई सबसे छोटी कोशिका है स्मॉलेस्ट सेल। अब तक की देखी गई जो सबसे छोटी सेल है स्मॉलेस्ट सेल, उसका नाम है पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा। बताया था मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, याद करिएगा, माइकोप्लाज्मा। ये पीपीएलओ इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो, एक बार देख लीजिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये अब तक की देखी गई सबसे छोटी सेल है, जिसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 0.1 माइक्रोन होता है। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो नर्व सेल है, नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल की लेंथ लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। और अब तक की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ऑस्ट्रिच एग है। इसकी लेंथ लगभग 170 मिलीमीटर होती है, ये 170 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और बहुत सारी सेल हैं, जैसे एक है एसिटाबुलेरिया, ये भी देख लीजिए। एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है जिसकी लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ये। और बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी जिनकी लेंथ 1 मीटर तक होती है। जैसे एक है कॉलरेपा एक एल्गी है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है। तो सेल की जो साइज है वो वेरी करती रहती है, लेकिन जनरली 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की सेल देखी गई है। इतना डायमीटर इनका होता है। अब आपको ध्यान देना है, सेल साइज हो गया, अब आपको देखना है सेल शेप, कोशिका का आकार क्या होता है, किस आकार की सेल दिखती है। तो सामान्य तौर पर कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जो सेल का शेप है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे अभी आप बेस्ट एग्जांपल है इसका शेप की अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं, वो क्या करता है कि अपनी प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट के द्वारा अपने सेल की शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है ना। इसमें प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है तो सीडोपोडिया क्या होते हैं, इसके जो सीडोपोडिया फॉर्म होते रहते हैं और इसका शेप क्या होता है? बदलता रहता है। तो इस शेप में भी इसको अमीबॉइड कहते हैं। ये अमीबा अमीबॉइड होती है, ठीक है। बहुत सारी सेल हैं, देखिए इस तरीके से, ये डायटम्स ऐसे है ना, ये डायटम्स हैं ऐसे आरबीसी, ये देखिए ये स्फेरिकल आरबीसी है, ये डायटम्स हैं,
तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, ऐसे नर्व सेल, देखिए ऐसे ये नर्व सेल है, ऐसे नर्व सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे ये नर्व सेल है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो इस प्रकार से सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये इसका जो शेप है वो ये देखिए, ये एसिटाबुलेरिया है ना, एसिटाबुलेरिया एल्गी है। तो ये ऐसे ही इसका शेप इस तरीके से होता है, एसिटाबुलेरिया। ऐसे ही बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में तो बहुत सारे शेप होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया, ऐसे ये बैसिलस बैक्टीरिया है ना, स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है, और कामासेक्ट बैक्टीरिया है ना। ऐसे ही जो है विब्रो बैक्टीरिया, इसके शेप अलग अलग होते हैं इस तरीके से। ये बैसिलस बैक्टीरिया हो गया आपका, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप की सेल पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल का वैसे तो जनरली कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, और फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट के आधार पर अलग अलग इनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये शेप की बात हो गई। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज हम वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, और वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, बहुत ध्यान से समझना है इसे हमें, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वैसे तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक साइंटिस्ट है हक्सले, हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इट मींस अगर किसी सेल में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म है तो वो सेल लिविंग है, और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल नॉन लिविंग है। जैसा आप जानते हो कार्क सेल क्या है, नॉन लिविंग सेल है, मींस प्रोटोप्लाज्म से ही सेल की लाइफ है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल में लाइफ नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म है तो सेल में लाइफ है। इसलिए हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार क्यों है, क्योंकि सेल का यानी सेल में लाइफ कैसे आती है, प्रोटोप्लाज्म से, और लाइफ का फॉर्मेशन कहां से होता है, सेल से। अगर सेल नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हक्सले ने कहा था। सन इन 1835 1835 में सबसे पहले डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने, ध्यान दीजिएगा, इन साइंटिस्ट के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1835 में डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, यानी प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था, डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए जो टर्म दिया, जिस शब्द का उपयोग इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए किया, वो था सार्कोड। ये ध्यान देना है, यानी प्रोटोप्लाज्म की को 1835 में डुजार्डिन ने डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने इसके लिए जिस टर्म का यूज किया उसका नाम क्या है, सार्कोड। इसके बाद 1837 में 1837 में, ध्यान दीजिएगा, 37 में ह्यूगो वान मोहल, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, सॉरी, अब
1837 में सबसे पहले परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। प्रोटोप्लाज्म शब्द ध्यान से समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? परकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जब डिस्कवर किया तो इसके लिए किस टर्म का यूज किया? सारकोड। ठीक है। अब इसके बाद सन 1844, कहीं कहीं ये 46 भी लिखा मिलता है, ह्यूगो वान मोहल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म यानी डिस्क्राइब प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को प्लांट सेल में किसने डिस्क्राइब किया? ह्यूगो वान मोहल नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब किया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट है, इन 1861 1861 में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मैक्स शुल्ज। मैक्स शुल्ज नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। इन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये था इसकी कुछ इसकी हिस्ट्री प्रोटोप्लाज्म की, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि प्रोटोप्लाज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की वो प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। सबसे पहला है मूवमेंट। सबसे पहले क्या है? मूवमेंट। कि प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखिए कई प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है, ये देखिए प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ठीक है। रोटेशन, फिर रोटेशन, सर्कुलेशन, सीलरी मूवमेंट और अमीबॉयड मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में ये मूवमेंट पाई जाती है। अब इसके बाद में आपको देखना है रोटेशन मूवमेंट में क्या होता है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये रोटेशन में क्या होगा कि इस तरीके से इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। ये रोटेशन। सर्कुलेशन में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है और इस सेल में हर तरफ यानी चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा इस तरीके से, इसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलेशन। इस तरीके की मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन, ठीक है। सीलरी मूवमेंट में जैसे इस तरीके से सीलिया निकलते हैं, ऐसे ये सीलरी मूवमेंट हो जाएगा। और अमीबॉयड मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि अमीबा में प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, जिससे उसका शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? मूवमेंट पाया जाता है और इसमें इरेटिबिलिटी पाई जाती है, यानी लाइट, हीट, ठीक है, लाइट, हीट के प्रति ये रिस्पांस करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? लाइट और हीट के प्रति क्या करता है? रिस्पांस करता है, इरेटिबिलिटी पाई जाती है। और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें होती रहती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखने में ये सेमी सॉलिड होता है, यानी कोलाइडल स्टेज। आप क्या कह सकते हैं इसे? कोलाइडल। ये कोलाइडल स्टेज में पाया जाता है। एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक कोलाइडल सोल्यूशन है और ये दो फॉर्म में होता है। एक होता है सॉल और एक होता है जेल। सॉल और जेल। सॉल क्या है? जो लिक्विड स्टेज है। प्रोटोप्लाज्म की जो लिक्विड अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल। और ये जेल क्या है? जो सेमी सॉलिड स्टेज है। ध्यान दीजिएगा, जो सेमी सॉलिड स्टेज है
उसे हम क्या कहते हैं, जेल। तो सॉल और जिसमें सोलेशन और जेलेशन यानी सॉल जेल अवस्था आती बदलती रहती है, ये इसमें होता रहता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की कोलाइडल स्टेट में पाया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म दिखता कैसा है, तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी है। रेटिकुलेट थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है कि ये जाल के समान दिखता है, ठीक है। ग्रेनुलर थ्योरी में बताया गया है कि ये छोटे छोटे कण के रूप में होता है। वैक्यूलर थ्योरी में बताया गया है कि इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारी इसके शेप दिए गए हैं कि ये किस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको सॉल और जेल समझना है। तो ये था प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। प्रोटोप्लाज्म के दो मुख्य भाग होते हैं, बहुत ध्यान से समझना इसे। प्रोटोप्लाज्म के दो मुख्य भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, ये एक सेल है और इसके बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जितना भी मटेरियल इसमें है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहां तक का पार्ट है, न्यूक्लियस। बस ये ध्यान देना, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जितना भी मटेरियल भरा है दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या है वो, साइटोप्लाज्म है। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है वो मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी आप कह सकते हैं यानी आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 1 by 1 क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।